Hello my dear students, welcome to your channel South City PCMB. I am your chemistry educator Nitin Tiwari. Now I am going to start class 12th first chapter, first physical chemistry chapter, name is solution. स्लाइड के थ्रू बेटा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे आपको कि आपके बोर्ड पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री 25 मार्क्स का चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट है 25 मार्क्स है। इसमें पहला जो चैप्टर है ये सॉल्यूशन, जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपको ये 6 टॉपिक दिख रहे होंगे। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सेकेंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड, नेक्स्ट राउल्ट्स लॉ, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और लास्ट में एबनॉर्मल और उसकी कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें बताएंगे बेटा। व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना है बेटा वो ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करना है बेटा? ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? कंप्लीटली मिसिबल, जो कंप्लीट मिक्स हो जाते हैं। दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर। अब बेटा होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं? यानी कि जो यूनिफॉर्मली होते हैं। यूनिफॉर्मली मीन्स सिंगल फेज पर लाई कर रहे होते हैं। जैसे मैंने वाटर लिया और वाटर में NaCl को ऐड किया, आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स का जो फेज होगा वो सिंगल फेज होगा। मीन्स पार्टिकल्स अलग अलग फेज पर लाई नहीं कर रहे होंगे। ऐसे सॉल्यूशन क्या होंगे? ट्रू सॉल्यूशन। और ऐसे मिक्सचर क्या होंगे? होमोजीनस मिक्सचर होंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? अब हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है बेटा, आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है। केवल हम लोग केवल किस सॉल्यूशन की बात करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे होंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब विच हैव ओनली 2 कंपोनेंट्स, ओनली 2 कंपोनेंट्स, जिसमें केवल 2 कंपोनेंट्स की बात कर रहे होंगे। और ये जो 2 कंपोनेंट्स होंगे बेटा, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। क्लियर हुआ? सॉल्वेंट जैसे देखो नेम से क्लियर हो रहा है या स्पेलिंग से क्लियर हो रहा है। इसकी स्पेलिंग कैसी है? थोड़ी सी लार्जर है। तो हमने एक सॉल्यूशन लिया और इस सॉल्यूशन में हमने कुछ वाटर या कुछ भी आप मिक्सचर ले सकते हो, मैंने ऐड किया। क्लियर हुआ? और इसमें हमने कोई भी सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट या कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड किया। अब अगर हम बोलें आपसे कि लार्जर अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे सर ये जो पिंक वाला है ये लार्जर अमाउंट में है। यानी कि स्मॉलर अमाउंट में क्या हुआ? तो ये हो गया सर, ये स्मॉलर अमाउंट में, स्मॉलर अमाउंट में। और ये क्या हो गया पिंक वाला बेटा? ये आपका हो गया लार्जर अमाउंट में, लार्जर अमाउंट में। तो यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है बेटा, इसमें जो लार्जर अमाउंट में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और जो स्मॉलर अमाउंट में है, जो किसमें है बेटा? स्मॉलर अमाउंट में, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, आगे हम लोग रेफरेंस के लिए कुछ इसको टर्म्स यूज कर देते हैं। जैसे सॉल्वेंट को हम लोग A से इंडिकेट करते हैं और सॉल्यूट को B से इंडिकेट करते हैं, है ना। जैसे अगर आप आगे हम जब इसको एक्सप्लेन करेंगे उसमें A और B अगर टर्म्स लेंगे तो आपको पता होगा कि A सर ने क्या लिया है? सॉल्वेंट, और B क्या लिया है? सॉल्यूट लिया है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बेटा एक बात बताइए, जैसे अगर हमने यहां पर 2 सॉल्यूशन लिए, 2 बॉक्स लिए, और इस बॉक्स में ये A है
और ये B है। बॉक्स से ही क्लियर पता चल रहा होगा कि क्वांटिटी किसकी लेस है बेटा, सर बी की अगर लेस है और हमने इसकी क्वांटिटी मोर रखी, ये दोनों जब मिक्स हुए तो क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन बन गया। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, A प्लस बी या फिर AB। क्लियर हुआ? ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे बताया विच हैव ओनली 2 कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर 3 कंपोनेंट होंगे तो टर्नरी या टर्सरी सॉल्यूशन, 4 कंपोनेंट होंगे तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। लेकिन आपके सिलेबस में, इन योर सिलेबस ओनली वी विल टॉक अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? अब देखिए बेटा, यहां पर हम लोग अब टर्मिनोलॉजी बात करेंगे कंसंट्रेशन की। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन की बात करेंगे। तो देखिए, अगर जैसे मैंने पूछा आपसे ये कोई सॉल्यूशन है P, ये कोई सॉल्यूशन है Q और ये कोई सॉल्यूशन है R। हमने 3 टाइप के आपका सॉल्यूशन लिए, एक लिया P, एक Q और एक R। हमने इसमें बेटा 10 ग्राम शुगर ऐड किया, इसमें बेटा 20 ग्राम और इसमें 30 ग्राम शुगर ऐड किया। क्लियर? अब सॉल्यूशन है, वाटर है, उसे हमने केवल क्या बताया बेटा, 10 ग्राम शुगर ऐड किया, 20 ग्राम शुगर और 30 ग्राम शुगर। सपोज मैंने बोला इसमें 90 ग्राम वाटर हो गया आपका, 90 ग्राम क्या हो गया, वाटर। 80 ग्राम क्या हो गया बेटा, वाटर, क्योंकि ये सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कितना लिया, 100। ठीक, यहां पर 70 ग्राम वाटर। अब यहां से एक जनरल क्वेश्चन बोलेंगे कि अच्छा बताइए कौन सा जो सॉल्यूशन होगा सबसे मीठा सॉल्यूशन होगा। तो आप बता सकते हो कि सर इसमें 30 ग्राम शुगर है, इसमें 20 ग्राम है और इसमें 10 ग्राम है, यानी कि सर मोर जो स्वीट सॉल्यूशन होगा कौन सा होगा, R होगा। कैसे पता? सर क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी, सर शुगर की क्वांटिटी। यस या नो? अच्छा, यहां से अगर हम एक चीज क्लियर करें कि 70 ग्राम वाटर और 30 ग्राम वाटर, तो लार्जर अमाउंट में कौन है बेटा, वाटर। तो जब 70 ग्राम वाटर हो गया तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, सर सॉल्वेंट हो गया। और ये क्या हो गया बेटा, सर सॉल्यूट हो गया। अब मैंने बोल दिया कि अच्छा इन दोनों में से बताओ कौन सा सॉल्यूशन मीठा है। तो आपने बताया सर इन PQR में P, Q और R में सबसे ज़्यादा मीठा जो सॉल्यूशन है वो सर R है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है कि जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो कितनी है बेटा, 30 ग्राम। अब हर सॉल्यूशन को तो हम लोग टेस्ट करेंगे नहीं या क्वांटिटी से तो करेंगे नहीं, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी बेटा, कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन बन जाएगी द अमाउंट ऑफ solute dissolved in the amount of solute dissolved in किसमें बेटा, जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो किसमें डिसॉल्व हो रहा है, तो इन पर लीटर। क्योंकि हम लोग कोई भी क्वांटिटी अगर मेजर करेंगे तो एक पर्टिकुलर ले लिया, एक पर लीटर मतलब 1 लीटर। तो 1 लीटर में जो सॉल्यूट का अमाउंट आपने डिसॉल्व कर दिया होगा वही आपको क्या बताएगा, उसकी कंसंट्रेशन बताएगा। यानी कि डेफिनेशन क्या हुई, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इट्स कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब देखिए बेटा, यहां से एक टर्मिनोलॉजी है मोलैलिटी के रिस्पेक्ट में। ये एक ऐसी टर्म्स है जिसमें हम लोग मास के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, यानी कि अगर हम लोग इसके और लगा के भी लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा क्यों लिखा हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में? क्योंकि एक टर्म्स अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा मोलैलिटी। क्लियर हुआ? तो वो एक ऐसी टर्म्स है जिसमें वेट के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कंसंट्रेशन क्या है। अब देखिए हम लोग चलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे बेटा? कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ। कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ। कंसंट्रेशन टर्म्स। अब ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये बेटा 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया। क्वेश्चन बनता है बेटा, ध्यान देना थोड़ा सा, है जनरल लेक्चर है, इंट्रो लेक्चर चल रहा है कंसंट्रेशन, इसके बाद टर्म्स बताएंगे डायरेक्टली। तो डायरेक्टली ना बता के मैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म्स बता रहा हूँ। एक जो होती है बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स होती है, और दूसरी होती है बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। एक होती है बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स और दूसरी होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। नेम से क्लियर हो रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंट जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, और दूसरे नेम से क्लियर हो रहा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। अब देखो बेटा, जैसे अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं बेटा, तो वो सारी टर्म्स क्या होती हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है वो बेटा मास के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। और एक चीज बेटा, मास और वेट इन केमिस्ट्री में सेम होता है। यहां मास मेंशन कर दें या फिर वेट मेंशन कर दें, केमिस्ट्री में दोनों वर्ड सेम है लेकिन फिजिक्स में अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, मास और वेट केमिस्ट्री में सेम वर्ड है। अब देखिए बेटा, यहां हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट ले लिया और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स ले लिए। अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स की। तो सबसे पहले टर्म्स आती है, आपने सुना होगा, परसेंट मास बाई वॉल्यूम। क्लियर हुआ? दूसरी टर्म्स आती है परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अब मास के रिस्पेक्ट में यहां पे आएगी परसेंट मास बाई मास, या फिर आप इसको लिख सकते हो परसेंट वेट बाई वेट। बोलो यहां तक क्लियर? नेक्स्ट बेटा, अब इसी में हम लोग टर्मिनोलॉजी परसेंट की जगह लिख देंगे बेटा पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पीपीएम का मतलब होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है बेटा? पार्ट्स पर मिलियन। और इसमें जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है 10 की पावर 6 का। किसका मल्टीप्लाई होता है बेटा? 10 की पावर 6 का। अब देखिए बेटा, तो पीपीएम, अब पहला हमने टर्म्स ले लिया पीपीएम के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर हम ले रहे हैं अब पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम। दूसरी टर्म्स लिया पीपीएम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्लियर हुआ? यहां पर क्या होगा बेटा? पीपीएम यहां पर क्या होगा? वेट बाई वेट। बोलो क्लियर हुआ? पहला हमने क्या बताया? परसेंट मास बाई वॉल्यूम, इसको ब्रैकेट में कर दे रहे। ठीक है, ये पीपीएम का मतलब हो गया। अब देखिए, पहली यूनिट परसेंट मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम, पीपीएम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, पीपीएम वेट बाई वेट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब बेटा नेक्स्ट आती है आपकी मोलैरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या आती है बेटा? मोलैरिटी।
क्योंकि ये किसका टर्म्स है बेटा, ये टर्म्स आएगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। फिर आता है बेटा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ये भी किस में आएगा बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट में। यहां पे मोल फ्रैक्शन, और फिर आती है बेटा मोलैलिटी, ठीक है। और यहीं पे हम इसको डिनोट करना सीख लेते हैं। डिनोट कैसे करेंगे देखना बेटा ध्यान से। मोलैरिटी को कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से, मोल फ्रैक्शन को चाय बोलते हैं, इसको चाय है ना। मोलैलिटी, मोलैलिटी, इस मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, स्मॉल m से। बोलो यहां तक क्लियर हो गए। अब इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, बहुत ध्यान सुनना। तो पहला आपका कंसंट्रेशन है परसेंट मास बाई मास, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं परसेंट वेट बाई वेट। क्या होता है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ टर्मिनोलॉजी है और उस टर्मिनोलॉजी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ध्यान देना। ए मतलब मैंने क्या बताया था आपको, सॉल्वेंट लेट किया था, यस या नो, फर्स्ट स्लाइड पे। बी को सॉल्यूट, ठीक है। अब जैसे अगर हम वेट, डब्ल्यू को क्या लिखते हैं बेटा, तो सर वेट लिखते हैं, वेट, वेट बोल दो या फिर मास। तो यहां से डब्ल्यू ए इक्वल टू क्या होगा सर, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहां डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या होगा सर, वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो रहा है। अब यहां पे बेटा वी मतलब वॉल्यूम। अगर यहां पे बेटा वी ए हो गया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वी बी हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। यहां तक क्लियर हुआ। अब बेटा देखो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एन बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हुआ बेटा। अब यहां पे हम लोग मोलर मास को MO से इंडिकेट कर दिया। MO क्या हो गया, मोलर मास ऑफ, सॉरी MO मतलब मोलर मास। अब यहां पे MOA क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। MOB क्या होगा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोलो क्लियर हुआ। अब हम लोग बेटा सबसे पहले टर्म्स में चल रहे हैं जिसमें लिखा है परसेंट वेट बाई वेट। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो समझिए बेटा, डेफिनेशन भी बता दूंगा, फॉर्मूला भी समझिए। डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी पूछने, एग्जाम में आपके डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, इसके बिहाफ पर आपको न्यूमेरिकल देता है। तो पहले टर्मिनोलॉजी समझ लो, परसेंट मास बाई मास, ऐसे भी लिखा हो सकता है, इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, परसेंटेज मास बाई मास, मास बाई मास। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए बेटा, अब सबसे पहले आते हैं परसेंटेज पर। किस पर, परसेंटेज पर। तो क्या होगा, देखिए डेफिनेशन अब डायरेक्ट बना रहा हूं। क्या सर, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। याद करिए बेटा,
मैंने क्या बताया था आपको। अब यहाँ पे फिर बच्चे कुछ कंफ्यूजन में होंगे कि सर सॉल्यूशन मींस लिक्विड सॉल्यूशन, लेकिन बेटा उसका वेट भी तो होगा, और यहाँ वेट की अगर टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट, और ए बी मतलब मैंने क्या लिया था, सॉल्यूशन लिया था, तो W मतलब वेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर। अब देखो बेटा यूनिट परसेंटेज लगी है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, 100, यानी कि इसका जो फॉर्मूला जो क्लियर आपको प्रिपेयर हुआ, क्या हुआ, WB अपॉन WAB मल्टीप्लाई 100। ये क्या हो गया बेटा, परसेंट मास बाई मास। क्लियर हुआ। आप डेफिनेशन ऐसे डायरेक्टली इससे भी बना सकते हो, जैसे मैंने ये लिख दिया टर्मिनोलॉजी। अब देखिए नेक्स्ट मैं लेने जा रहा हूं परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और फिर इसी में आएगा परसेंट मास बाई वॉल्यूम, परसेंट मास बाई वॉल्यूम। तो बताइए इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी, यह फॉर्मूला क्या बनेगा, डेफिनेशन तो मैंने आप ही बताओगे। डेफिनेशन क्या लिखोगे, देखो डेफिनेशन क्या बनाओगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या बनाओगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड वेट बाई वेट, परसेंटेज यानी कि मल्टीप्लाई 100 हो गया। अब बेटा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, तो यहां पर V से वॉल्यूम, सर ऊपर क्या था, सॉल्यूट, अपॉन में बेटा VA प्लस B या VAB, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। बोलो क्लियर हुआ। डेफिनेशन बनाने लगे। अब देखो यहां पर क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट मींस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेटा यहाँ पे वॉल्यूम है, तो किसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ले रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया वेट बाई सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम बाई सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। बोलो क्लियर हुआ। अब कुछ टर्मिनोलॉजी में केवल और केवल परसेंटेज की जगह रिमूव करके आपको क्या लिखना है, PPM लिखना है। दैट मीन्स अगर हम देखना बेटा, अगर हम यहीं पर PPM लिख दें, क्या लिख दें बेटा, PPM। चलिए स्लाइड चेंज कर देते हैं। अगर मैंने इसी में लिख दिया PPM मास बाई मास, क्या लिख दिया बेटा, PPM मास बाई मास, तो इसका मतलब क्या होगा, सर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। बोलो क्लियर हुआ। इसी में मैंने बोल दिया PPM M बाई V, देखिए M लिख सकते हैं, W बाई W भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, PPM W बाई W भी लिख सकते हो, ठीक है। तो M बाई V इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, बताइए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। नेक्स्ट बेटा PPM, तो क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, क्या होगा बेटा, सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन। अगर परसेंट लगा होता तो क्या लेते बेटा, मल्टीप्लाई 100। तो आज आपकी ये कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ तक क्लियर हुई। अब बेटा इसी में नेक्स्ट है मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल M से, मैंने पहले ही बताया था, कैपिटल M से। और मोलैरिटी इक्वल टू क्या बताया होता है बेटा, डेफिनेशन आप खुद बनाइए, NB अपॉन VL। V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, L मतलब इन लीटर, मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर। इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किसमें बेटा, लीटर में। बोलो क्लियर हुआ। ये क्या है, नंबर ऑफ, मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मैंने पहले स्लाइड में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूट। बोलो यहां तक क्लियर हुआ। अब बेटा आपको पता है, क्या पता है कि अगर हमको ml में कन्वर्ट करना होता है तो यहां पर ml लिखेंगे और मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, मोलैरिटी ml में कन्वर्ट हो गई। ये आपका एक फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हमने क्या किया, NB को तोड़ दिया। वी नो दैट क्या जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेट अपॉन मोलर मास। वेट अपॉन मोलर मास। अगर NB होगा, अगर क्या होगा बेटा, NB होगा, तो क्या होगा, ये वेट ऑफ सॉल्यूट होगा और यहां पर क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पर मेंशन कर दीजिए NB के प्लेस पर, NB के प्लेस पर ये वैल्यू मेंशन करिए। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई VmL में। बोलिए बेटा, एक आपको फॉर्मूला यहां से फिर से आपको निकल के आ गया, ये आपका मोलैरिटी हो गई। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर, इन पर लीटर या 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड मोलैरिटी। अच्छा, कैसी टर्म्स है सर, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स है। बोलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अब हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, मोलैलिटी की। किसकी बात करेंगे, मोलैलिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। किससे बेटा, स्मॉल m से। कैसी होती है सर ये, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है। कैसी होती है बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, देखो NB अपॉन WA। NB क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड या एड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या होगा बेटा, ये पर kg, यानी कि ये होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में बेटा, kg में। बोलो क्लियर हुआ। यानी कि अगर इसको सर ब्रेक करो तो NB अपॉन WA किस में हो जाएगा, ये सर ग्राम में, तो ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर से सेम थिंग, अगर सर NB को, पहले तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, एक ये फॉर्मूला पहले नोट कर लो। अब मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स आपने ब्रेक किया, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर ब्रेक किया तो आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई WA, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, ग्राम में। अब इसको क्या किया बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ गया बेटा, मोलैलिटी। कैसी टर्म्स है, इंडिपेंडेंट टर्म्स है। बोलो क्लियर हुआ। एक फॉर्मूला आपका ये भी बन गया। ठीक, तो ये मोलैलिटी हो गया। इसके बाद आता है बेटा मोल फ्रैक्शन। क्या आता है, मोल फ्रैक्शन। तो सुनना बेटा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को किससे, सिंपली लैंग्वेज में इसको x बोलते हैं, वैसे इसको चाय बोलते हैं, ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज होती है। तो सिंपली इसको क्या बोलते हैं, x, हम लोग जनरल लैंग्वेज में के लिए। तो मोल फ्रैक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया। अच्छा, मोल फ्रैक्शन है क्या, कैसे इसको इंडिकेट करोगे, तो एक बात समझ लो बेटा, हमें जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको, फॉर एग्जाम्पल हमने XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको मेंशन कर दे रहा हूं, X मतलब मोल फ्रैक्शन और XA का मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या होगा बेटा,
सॉल्वेंट। अब देखो बेटा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, पहले इसी को फाइनल करते हैं। तो हमें जिसका मोल फ्रैक्शन, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होता है, उसके मोल्स ऊपर रख दो बेटा। Na, n क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स, A मतलब सॉल्वेंट, तो इसका नाम हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, Na प्लस Nb। Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Nb मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बोलो क्लियर हुआ। यानी कि अगर हमको XA इंडिकेट मतलब फाइंड करना होगा तो XA इक्वल टू क्या, Na अपॉन Na प्लस Nb। देखो बेटा, अब हमको XB फाइंड करना है, तो XB इक्वल टू क्या बन जाएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है उसके मोल्स ऊपर, यानी कि वहां पर हो गया न्यूमरेटर पे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखो बेटा, यहां पर हमने इक्वेशन ले ली, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट और ये इक्वेशन आपकी सेकंड। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से क्या होगा, अरे ऐड कर दो, तो XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सर Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस यहाँ पे क्या होगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। यहाँ पे क्या है बेटा, XA प्लस XB इक्वल टू एलसीएम ले लो, Na प्लस Nb, ये कैंसिल हुआ, ऊपर क्या है बेटा Na प्लस ये कैंसिल हुआ, ऊपर क्या आया Nb, तो ये पूरा कैंसिल होके वैल्यू क्या आ गई, XA प्लस XB इक्वल टू 1। अब बेटा देखो, आपको न्यूमेरिकल में अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया है तो यू कैन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इफ क्वेश्चन में गिवन है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो, यानी कि XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB, या फिर बेटा XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA। बोलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट बेटा देखिए, इस स्लाइड से चलते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या हो गया। परसेंट मास बाई वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, पीपीएम, मोलैरिटी, परसेंट मास बाई मास, पीपीएम वेट बाई वेट, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी। अब एक टर्मिनोलॉजी बाकी है आपकी, नॉर्मैलिटी बाकी है। तो देखिए बेटा, नॉर्मैलिटी क्या होती है, नॉर्मैलिटी, कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे इसको, नॉर्मैलिटी को इंडिकेट करते हैं कैपिटल N से। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर हुआ। अच्छा, वहां पे हम लोग क्या करते थे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते थे, वेट अपॉन मोलर मास लिखते थे बेटा। यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे, या इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब बेटा देखो, इक्विवेलेंट मोल्स किसके ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर जो वेट लेंगे वो किसका लेंगे, सर सॉल्यूट का। इक्विवेलेंट मास किसका लेंगे, सर सॉल्यूट का। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इसको अगर ब्रेक करेंगे, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, मोलर मास
अपॉन n फैक्टर। अब सर ये n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर क्या होता है? अब समझ लो बेटा, यहीं पे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में बता रहे हैं, शॉर्ट तरीके से समझ लो। जैसे n फैक्टर हमको एसिड का बताना है, जैसे हमने HCl लिया, HCl अगर वाटर में डिसॉल्व हुआ तो इसने H+ आयन दिया, दैट मीन्स इसका जो n फैक्टर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। बोलो क्लियर हुआ? जैसे H2SO4, तो H2SO4 अगर डिवाइड हो रहा है H+ प्लस HSO4 माइनस, तो उसका हो गया 1 फैक्टर। H2SO4 में अगर ब्रेक हुआ तो ट्वाइस H+ प्लस SO4 माइनस, दैट मीन्स n फैक्टर 2 हो गया। अब इसी में अगर हम बेस की बात कर दें तो बेस में जैसे NaOH, तो नंबर ऑफ OH यानी कि बेसिक वाला, तो इसमें क्या आएगा? OH कितने आएंगे बेटा? -1 यानी कि 1। यहाँ पे H+ कितने थे? 1, तो इसका भी 1। सॉल्ट में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, जो भी बोल दो। जैसे NaCl, तो इसका n फैक्टर क्या होगा? 1, सॉरी बेटा, n फैक्टर क्या होगा? 1। जैसे H2SO4 का n फैक्टर क्या होगा? 2। क्लियर है? जैसे इक्विवेलेंट मास अगर हम लोग फाइंड करते हैं, एक मिनट या इस तरह बता दे रहे हैं, सुनना बेटा। अगर जैसे इक्विवेलेंट मास हम लोग फाइंड करते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो क्या कैसे फाइंड करते हैं? मोलर मास अपॉन n फैक्टर, और n फैक्टर एसिड के लिए क्या होगा? इसके लिए, तो इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक होगा 2H+ प्लस SO4 2 माइनस, यानी कि अगर इसका मोलर मास अपॉन n फैक्टर, यही तो होगा। अच्छा, मोलर मास कितना होता है H2SO4 का? सर 98। तो बेटा n फैक्टर क्या हुआ? सर 2। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 49 आ गया। ये होता है इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना, ठीक है। अब देखिए नॉर्मेलिटी को अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो कैसे फॉर्मूला इसका डिराइव हुआ? देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सबसे पहले इक्विवेलेंट मोल्स को ब्रेक करो, तो जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा बेटा? सर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आया? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर फिर बेटा इसको ब्रेक किया हमने, वेट ऑफ सॉल्यूट ऐसे रहने दो, इक्विवेलेंट मास को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? सर मोलर मास। अगर सॉल्यूट लिया है तो मोलर मास किसका होगा? सॉल्यूट का, अपॉन n फैक्टर, तो n फैक्टर ऊपर चला गया, तो यहां पे क्या आ गया? n फैक्टर। बोलो क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो बेटा क्या आया? वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई n फैक्टर अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें बेटा? ml में। तो जब ml में ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो बेटा, यहाँ ये फॉर्मूले बन के आपके रेडी हो गए। सॉरी, नॉर्मेलिटी के, किसके? नॉर्मेलिटी के। क्लियर हुआ? अब यहां से देखिए, यहां पे इस फॉर्मूले से एक ये स्लाइड लिया मैंने, और एक मैंने स्लाइड लिया था जिसमें मैंने मोलैरिटी बताई थी, ये वाली स्लाइड, ये बताया था। अब आप लोग को यहीं पे एक HW है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, दूसरा मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, अब आप रिलेशन बताएंगे तो छोटा सा डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। बस जब आप डेरिवेशन कर लोगे तो एक लास्ट में जो डिराइव होके जो फॉर्मूला आया होगा उससे बेटा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज़ बताएंगे आपको कि यहाँ पर जब मैंने बताया था टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, इसमें देखिए बेटा अभी मैंने इंटर कन्वर्जन आपको दिया होमवर्क के लिए। तो इंटर कन्वर्जन, अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट टू डिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट रिलेशन निकाल रहे हो तो आपको एक टर्म्स यूज करना पड़ेगा जिसका नाम होता है डेंसिटी। ये एक ऐसी टर्म्स है जो मास और वॉल्यूम को ऐड करती है, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इस टर्म्स का यूज करोगे। क्लियर हुआ? अब हम लोग स्लाइड पर चलते हैं बेटा। देखिए जो पहला लेक्चर आपका कंसंट्रेशन टर्म्स, सबसे पहले सॉल्यूशन बताया और सॉल्यूशन के टाइप्स ये स्लाइड के थ्रू हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए आपके जो सिलेबस में जो सॉल्यूशन है वो केवल और केवल लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेगा। इसको पढ़ने का तरीका कैसे होता है, जो कम वाली चीज़ है वो ज़्यादा वाले में जाएगी। कम कौन होता है सर? सॉल्यूट। ज़्यादा कौन होता है सर? सॉल्वेंट। दैट मीन्स पढ़ने का तरीका समझो बेटा, गैस इन लिक्विड। कैसे पढ़ोगे? गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक, ये आपके जो टर्म्स है ये आपके टर्म्स आपके सिलेबस में है। जैसे पहला जो टर्म्स निकल के आएगा यहां से आप लोग पढ़ोगे हेनरी लॉ। क्या पढ़ोगे बेटा? हेनरीज लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बेटा लिक्विड इन लिक्विड, यहां से आप लोग पढ़ोगे राउल्ट्स लॉ। क्या पढ़ेंगे बेटा? राउल्ट्स लॉ। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, हर बार पेपर में हेनरी लॉ से एक न्यूमेरिकल या फिर डायरेक्टली हेनरी लॉ या हेनरी लॉ की एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन, ये फिक्स है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेनरी लॉ से। ठीक है, एक बार स्लाइड आपको शो कर दे रहे। ये देखिए बेटा, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ये मैंने बताया था, जिसमें मैंने क्या बताया? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यूनिट ऑफ वॉल्यूम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ले लो या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ले लो। ठीक है बेटा, इसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी मैंने क्लियर कराया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बेटा मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। क्लियर हुआ? अब देखिए ये सारी स्लाइड आपको मैं एक बार शो कर दे रहा हूं। ये है वॉल्यूम परसेंटेज, अब ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर? फिर आया वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फिर आया बेटा पार्ट्स पर मिलियन। देखिए पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसके बाद मोलैरिटी, और ये एक न्यूमेरिकल एक एग्जांपल दिया हो, इसको आप लोग करिएगा घर पे। ठीक है, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। दैट कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट? जैसे XA निकालना, यानी अगर कंपोनेंट हमको सॉल्वेंट का फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में उसी के मोल्स होंगे। अगर हमको मोल फ्रैक्शन किसका फाइंड करना है? सॉल्यूट का, तो उसी के मोल्स न्यूमरेटर में होंगे, अपॉन में टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स में क्या आएंगे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बोलो क्लियर हुआ? ओके बेटा, तो आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिए। आपको इस चैनल साउथ सिटी PCMB में सब सब्जेक्ट की क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जा रही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।